नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। होर्मुज स्ट्रेट से एक बड़ी खबर और भारत के लिए बुरी खबर है। होर्मुज स्ट्रेट में पिछले काफी वक्त से शांति कायम है। हालांकि उसकी वजह से दुनिया में अशांति बढ़ती जा रही है। तेल की कीमतों में आग लगती जा रही है और आग धधकती जा रही है। आग तो बहुत दिन से लगी हुई है, धधकती जा रही है। लेकिन शांति है। बीच बीच में जो कुछ भी हुआ पिछले काफी वक्त में, वो अमेरिका और ईरान के बीच हुआ, वो भी कुछ वक्त के लिए, आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट में सब निपट गया। लेकिन अब पहली बार एक बड़ा घटना, बड़ी घटना हुई है होर्मुज स्ट्रेट में, और ये घटना भारत से जुड़ी हुई है। गुजरात का एक जहाज, एक गुजराती का जहाज होर्मुज में डूब गया है। और होर्मुज में ऐसे नहीं डूबा, उस पर ड्रोन या मिसाइल अटैक की आशंका जताई जा रही है। जो खबरें आ रही हैं वो खबरें यही हैं कि ड्रोन या मिसाइल इस जहाज से टकराया और उसके बाद ये जहाज डूब गया। 14 क्रू मेंबर थे। वो जहाज से लाइफ जैकेट वगैरह जो होता है वो पहन करके अपना कूदे। ओमान के तट से जो वहां पर राहत और बचाव वाले थे, उन्होंने, रेस्क्यू टीम थी, उन्होंने 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, उनकी जान बच गई। यही सुखद बात है इस पूरे घटना में। लेकिन इस जहाज पर अटैक हुआ तो क्यों हुआ, तो कहां से हुआ? क्या भारत सरकार इस विषय पर जांच बिठाएगी? क्या भारत सरकार जांच की दिशा में आगे बढ़ेगी? क्या भारत सरकार राजनयिक स्तर पर ईरान या बाकी खाड़ी देशों के साथ इस विषय पर बात करेगी? उम्मीद कम है, क्योंकि मोदी एंड कंपनी ने कड़ी निंदा कर दी। अब कड़ी निंदा के बाद कुछ बचता ही नहीं। कड़ी निंदा हो गई तो भारत के संदर्भ में इसे सर्वोच्च कार्रवाई माना जाना चाहिए। उसी तरह से जैसे इजराइल की संसद में मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला था, वो पता नहीं कितने का, 150-200 कितने का मेडल बनवाए होंगे सब, वो पहना दिया था। तो वैसे ही कड़ी निंदा को सर्वोच्च माना जाना चाहिए, सर्वोच्च एक्शन। यही है हमारे यहाँ कड़ी निंदा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ करने की हिम्मत इन लोगों में नहीं है। राजनयिक स्तर पर भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस वक्त भारत में ही हैं और उन्होंने आज भी कहा, इस घटना पर जब निंदा की कार्रवाई चल रही थी हमारे यहाँ, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि कोई व्यापारिक जहाज होर्मुज में नहीं रोका जा रहा है, किसी पर रोक नहीं है। सिर्फ उन्हीं के साथ दिक्कत है जो हमारी नौसेना के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे। अगर हमारी नौसेना IRGC की नौसेना के साथ, नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन करके निकलता है कोई, तो किसी पर रोक नहीं। अब सोचिए, अरागची कह रहे हैं किसी पर रोक नहीं है, और भारत की एक मैंने रिपोर्ट दिखाई थी, 2-3 दिन, 4 दिन हो गया होगा, भारत के 41 जहाज, और वो सरकारी रिपोर्ट थी, मतलब ऑफिशियल, सरकार ने कहा था 41 जहाज, 41 जहाज होर्मुज में फंसे हुए हैं भारत के। उसमें सब था कि 17 में पेट्रोल डीजल है, कितने में क्या है, किसमें क्या है। 41 जहाज फंसे हैं, और हमारे देश में बैठ करके ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने किसी को नहीं रोक रखा है, बस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब ये दोनों बातों को एक साथ जोड़ दीजिए तो क्या नतीजा आता है? भारत का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तभी तो भारत के जहाज नहीं निकल रहे। लाइए हेमंत भाई को, अब कोऑर्डिनेशन नहीं है तो यही कोऑर्डिनेशन करवाएं। लाइए, जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। बस हेडलाइन दिखा देता हूं आपको। होर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और जहाज डूबा, ओमान तट के पास हादसा, 14 क्रू मेंबर्स को कोस्ट गार्ड ने बचाया। आगे चलिए, थोड़ा भीतर भी देख लीजिए खबर, थोड़ा सा डिटेल, बाकी बहुत ज्यादा आगे दिखा देंगे और बचा हुआ। ईरान जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी उससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकराया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई। हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया है। गुजरात के द्वारका निवासी और जहाज मालिक सुल्तान अहमद अंसार, अब इससे खुश मत होने लगे, इस देश में कुछ एक झुंड है। अंसार ने बताया कि MSV हाजी अली बेरबेरा पोर्ट से शारजाह जा रहा था। सुबह करीब 3:30 बजे ओमान के समुद्री तट के पास जहाज हादसे का शिकार हो गया।
क्रू मेंबर्स ने बताया कि जहाज से किसी विस्फोटक चीज जैसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद जहाज में आग लग गई। हालात बिगड़ने पर सभी 14 क्रू मेंबर्स ने लाइफ बोट की मदद से जहाज छोड़ा। अब मैं यहीं तक खाली दिखाऊंगा क्योंकि अब सवाल पर हम चलेंगे। बाकी अभी कई हिस्से हैं, विदेश मंत्री यहाँ पर हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं, और निंदा वाला भी असली मसला निंदा वाला बचा है। वो स्टेटमेंट दिखा दीजिए, एक चीज दिखा देते हैं, स्टेटमेंट दिखा दीजिए। बाकी हिंदी में भी वो दिखाएंगे हम, लेकिन स्टेटमेंट आप अंग्रेजी में देख लीजिए। ये है, द अटैक ऑन एन इंडियन फ्लैग शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान यस्टरडे इज अनएक्सेप्टेबल। भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हमला जो ओमान के तट के पास हुआ, ये अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य। अरे तुम नहीं स्वीकार करो, उसने हमला कर दिया, डूब गया, अब क्या करो, स्वीकार तुम्हारा स्वीकारता, लेकिन कहाँ जाएंगे। एंड वी डिप्लोर द फैक्ट दैट कमर्शियल शिपिंग्स एंड सिविलियन मरीनर्स कंटिन्यू टू बी टारगेटेड। 2 नंबर पॉइंट देखिए, 1 नंबर पॉइंट कहीं था ही नहीं, 2 नंबर पॉइंट आ गया सीधा। ये सरकार है हमारी, इसका बहुत मायने नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कि गंभीरता। 2 नंबर पे लिखा, ऑल इंडियन क्रू ऑन बोर्ड आर सेफ एंड वी थिंक द ओमानी अथॉरिटीज फॉर वी थैंक द ओमानी अथॉरिटीज फॉर रेस्क्यूइंग देम। हम ओमान के अथॉरिटीज को धन्यवाद देते हैं रेस्क्यू के लिए, सभी इंडियन क्रू सेफ हैं। 3 नंबर, इंडिया reiterates that targeting commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impending freedom of navigation and commerce should be avoided। मतलब सामान्य नागरिक पर, क्रू मेंबर्स पर, अन्य पर, इस सब पे, और नेविगेशन की स्वतंत्रता पर, इस सब पे जो टारगेट किया जा रहा है, आघात किया जा रहा है, ये अवॉइड किया जाना चाहिए। मतलब आप जो कर रहे, नहीं अवॉइड करो, मत करो इसको, अब हटा दो, बस इतना हो गया। ये भारत की तरफ से बहुत बहुत करारा जोरदार जवाब था हेमंत भाई। इससे जोरदार क्या हो सकता है। वो अब तक, मैं युद्ध के शुरू से आपको एक बार रिमाइंडर, सवाल में रिमाइंडर भी वो कर दे रहा हूं, अब तक होर्मुज स्ट्रेट में जितने मरे, होर्मुज स्ट्रेट की मैं बात कर रहा हूं, युद्ध में, जमीन पर नहीं, जल में, होर्मुज स्ट्रेट, मुझे जहां तक याद आ रहा है सारे के सारे भारतीय हैं, गैर भारतीय शायद एक भी नहीं, शायद एक भी नहीं, हो सकता है इक्का दुक्का। 3 एक बार मरे थे, वो भी भारतीय थे। ये जो है जहाज भी डूबा है, अगर कोई व्यापारिक जहाज डूब गया, भाग गए, पीछे हट गए, अलग है, तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय जहाज ही डूबा है। कुछ जहाजों पर हमले हुए, उसमें भी भारतीय जहाज ही अधिकांश थे, गैर भारतीयों पर भी हुए एक दो, लेकिन भारतीय जहाज अधिकांश थे, और क्रू मेंबर्स तो सारे शिकार बने। और भारत सरकार एक के बाद एक निंदा किए जा रही है, ये निंदा कब तक चलेगी। और राजनाथ सिंह कह रहे थे कि हमारी नेवी एस्कॉर्ट करके लाती है, एस्कॉर्ट करके वहां से ला रही है। कहाँ है वो एस्कॉर्ट। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये कल सुबह की घटना है, वहां के लोकल टाइम के हिसाब से, हमारे यहाँ 4 घंटे और ऐड कर लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी, केवल इक्का दुक्का अखबारों को छोड़ करके ये पूरी की पूरी खबर आप गूगल करके ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, आपको गूगल पे वो खबर ही नहीं मिलेगी। ये तो भारतीय मीडिया का हाल है, किसी ने इस खबर को कैरी करना मुनासिब नहीं समझा, जबकि हाजी अली डूब चुका, 14 क्रू मेंबर्स को ओमान की जो कोस्ट गार्ड था उन्होंने उसको बचाया। ये तो भारत के मीडिया की देश के प्रति जवाबदेही। ओनर भी गुजरात का, जहाज भी गुजरात का। ठीक, जब आप इसको गूगल करोगे तो एक 7 मई की घटना आएगी आपके सामने। हार्मुज स्ट्रेट से ही गुजर रहा था, गुजरात के द्वारका का ही एक और मालवाहक ढो था, एमएसवी एएल फैज नूरे सुलेमानी 1, उसको भी अमेरिका और ईरान नेवी के बीच में फायरिंग के कारण उसका वो भी शिकार हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भारत के जहाजों के ऊपर ऐसा क्यों। जब आशीष भाई आप 2 नाव पे पैर रखते हैं ना, फिर आपका डूबना तय होता है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर हम दोनों के दोस्त, कहने को हम दोनों के दोस्त, तीनों के दोस्त, ईरान भी हमारा दोस्त, अमेरिका भी हमारा दोस्त, और इजराइल भी हमारा दोस्त, और खाड़ी के देशों में हमारा किसी के साथ शत्रुता भाव नहीं है। उसके बावजूद भी भारतीय जहाज ही क्यों, ये बहुत वाजिब सवाल है।
और इसका जवाब मोदी सरकार तो कभी देगी नहीं। उसने तो जो काम करना था वो आपने दिखा दिया, कड़ी निंदा कर दी, सेफ शिपिंग लेन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसके लिए ओनरशिप किसकी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पे कोई क्यों नहीं बात कर रहा? भारत के विदेश मंत्रालय का, भारत के वाणिज्य मंत्रालय का क्या ये एब्सोल्यूट कंप्लीट फेल्योर नहीं है? और खासतौर पे ऐसे मौके पे जब ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन भारत में चल रहा है और ईरान के विदेश मंत्री अरागची साहब खुद यहां मौजूद हैं और वो ओपनली एक बात कह रहे हैं कि जो भी कमर्शियल शिप्स हैं उस पर किसी तरह की कोई आवाजाही नहीं है, IRGC के साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत स्मूथली आ जा सकते हैं, किसी को कोई परेशानी। इसका मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब तो ये हो गया कि हम सॉफ्ट टारगेट है, हमें कोई भी पीट के चला जाए, पता है इनको कुछ करना नहीं है। ईरान का वो था, आपने क्या नाम बोलते हैं, ड्रोन था या मिसाइल थी, या वो मिसाइल कहां से आई थी, इतनी देर में तो पता लग गया होगा तुरंत। तो भारत ने 48 घंटे के बाद भी, 36 घंटे के बाद भी ब्लैंक स्टेटमेंट क्यों दी? क्या ईरान के राजदूत को बुला करके डिबार्स किया, या जो आपकी पड़ताल हो उसके हिसाब से कोई कार्रवाई की? निंदा कर देना इज नो सॉल्यूशन। कोई भी ताकतवर समर्थवान देश निंदा क्यों करेगा? इमीडिएटली एक्शन लेगा। सारे देशों की एम्बेसीज हमारे यहाँ है, हाई कमीशन हमारे यहाँ है, जिसको बुलाना है बुला करके रिमार्क्स कीजिए और मजबूत दिखिए। वैसे तो पूरी दुनिया में डंका बजता है, अमित शाह जी बताते हैं सारे दुनिया के लीडर मोदी जी के मुंह की तरफ देखते हैं जब भी कोई संकट आता है। और यहाँ हालत ये है कि जहाज हमारे ही टारगेट हो रहे हैं, और हमारे भी छोड़ दिया, अब तो मोदी जी के गृह प्रदेश के गुजरात के दोनों के दोनों जहाज, इन दिस केस साथ वही वाला भी कल वाला है। तो ये परिस्थिति बेसिकली हमें डिप्लोमेटिक जो हमारी आइसोलेशन हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कहीं ना कहीं उससे भी जोड़ती हुई दिखाई देती है। इनका तो कोई वाली वारिस ही नहीं, इनका कोई स्टैंड ही नहीं। आप मुझे बताइए कि आप इस पूरे युद्ध के उसमें कहां पे खड़े हो? भारत का स्टैंड क्या है कोई स्टैंड? इजराइल से मेडल लेके आ रहे हो, ट्रंप के सामने मुंह नहीं खोल सकते। ईरान हमारा इतना पुराना दोस्त है जितना इतिहास पुराना है, उसके बाद क्या बोलोगे? सबको पता लग गया आप क्या हो, और हाईएस्ट लेवल से पता लग गया। उससे बाकी तो सब नीचे ही है ना। हाईएस्ट लेवल से मैसेज चला गया कि ये पूरी परिस्थिति है। हॉर्मुज में किसी और को टारगेट करने की बात आए जो इनके दोस्त है, इजराइल का कोई दोस्त हो टारगेट होता है, समझ में आता है। अमेरिका का कोई दोस्त है टारगेट होता है, समझ में आता है। भारत क्यों? इसका जवाब तो देना चाहिए ना। ये सरकार तो पूरे देश में गुजरात मॉडल ला रही है, ये दोनों जहाज गुजरात के ही थे, इनकी ओनरशिप भी गुजरात की, फिर क्यों नहीं जवाब देते? एक निंदा से हो जाएगा काम के। और एक चीज आपने और देखी, ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा हो और देश में कहीं जिक्र देखा आपने? कहीं जिक्र देखा आपने? वरना ऐसे अद्भुत मौके पर मोदी जी तो ज्ञान बगा रहे होते, विश्व वसुधैव कुटुंबकम का, पूरी दुनिया को शांति का, युद्ध का नहीं बुद्ध का। इतना बड़ा काम चल रहा है, 28 फरवरी से भाई हमला हो गया, सारी चीजें हो गई, सीज फायर हो गया, ब्रिक्स है इसमें कहीं 3 मंथ 13, ब्रिक्स की तो चेयरमैनशिप इंडिया के पास है इस समय, ब्रिक्स का जिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं है ब्रिक्स का जिक्र? इसमें मैं सोच रहा था बैठ करके कि वहां वो श्रीमान जी डोनाल्ड ट्रंप आपके मित्र जो है वो आए बैठे हैं वहां पे, उसको अगर कहीं ये पता लग गया कि यहाँ ये सब हो रहा है, हालांकि पता तो होगा उसको, फिर कहीं वो नाराज ना हो जाए, मुंह फुला ले, फिर वो कुछ कह दे कि ग्रेट माय फ्रेंड ग्रेट मोदी जी इज ए फैंटास्टिक मैन बट आई कैन ruin his career whenever I like। तो इतना बड़ा, अभी आपको पता है इस साल भारत के अंदर ही ब्रिक्स का वो भी होना है, पूरा फाइनल कल्मिनेशन भी होना है, हेड ऑफ स्टेट्स भी आड़े, और विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का कहीं पूरे मीडिया ने दबा दिया पूरे का पूरा। तो मोदी जी डरे हुए, इसका तो यही मानेंगे, ट्रंप नाराज हो जाएगा, छिप छिप कर आयोजन होता दिख रहा है, वरना तो डंका बज रहा होता अब तक। देखिए भारत में इस ऐसे क्रुशियल समय में भारत के अंदर दुनिया के विदेश मंत्री बैठे, जो एक उतर की बैठे आपके पोमेरियंस, वो तो स्टूडियो में पेड़ पे चढ़ गए होते अब तक, नकली पेड़ बना करके, कि देखिए सारे के सारे विदेश मंत्री भारत से पूछ रहे कि सॉल्यूशन निकालिए क्या है। और मोदी जी को तो लग रहा होगा, सही बताओ, जो आज मोदी की जो मानसिक स्थिति है कि यार ये कहाँ पचड़े में पड़ गए, जो विदेशों में जाके बताते थे ना कि कहाँ पैदा हो गए कहाँ क्या। तो अब जब मोदी जो चीन के अंदर जाके जिस तरीके से ट्रंप और वो गलबैया कर रहे हैं और पूरा सरेंडर है शी जिनपिंग के सामने, तो उसको लग रहा होगा कि भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष ना ही बनता तो अच्छा होता, कोई स्टैंड तो ना लेना पड़ता, इस बहाने एक और आधे का देश की और यात्रा कराते। डीडॉलराइजेशन और मल्टीलैटरलिज्म शब्द कम सुनाई पड़ रहे हैं, इसलिए तो, नहीं तो ब्रिक्स के तो मेन एजेंडे का हिस्सा है। तो अगर ओवरऑल परिस्थिति देखेंगे तो आप भारत की तो विदेश नीति को लकवा लग चुका है, ब्रिक्स में हम कहीं दिख नहीं रहे, वरना तो इतनी पावरफुल ग्रुपिंग है
और हमारे ही जहाज टारगेट हो रहे हैं, हम उसके अध्यक्ष हैं। ब्रिक्स की तरफ से आपने एक लाइन का बयान सुना है आपने अभी तक पूरे इसमें? क्यों? क्या द ओनरशिप लाइज विद द चेयर, और चेयर इज मिस्टर मोदी, और मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बजता है। ये मैं और आप तो शायद कहें चाहे ना कहें, लेकिन अमित शाह जी और राजनाथ जी तो बताते हैं उसकी तो बात माननी पड़ेगी, हम तो गलत भी बोल दें। तो ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, कूटनीतिक एकांतवास। ना आपको कोई पूछ रहा है, ना आप किसी को पूछ रहे हैं। डंका बजाने अपने यूरोप निकल जाओ, कल दोपहर को जब आप पर मैं बात कर रहे होंगे तब तक वहां पे शुरू हो चुका होगा डंका। पहले यूएई में बजेगा, फिर वहां बजेगा। मीनिंगफुल बात कोई नहीं होगी, सवाल का जवाब कोई नहीं आएगा, ये तय मान करके चलिए। नहीं, लौट के आते हैं तो हम तो कहते हैं, बार बार कहते हैं, लौट के आने पर पहले यही होता था, लौट के आने पर बताया जाता था कि फला देश में गए थे तो हम क्या क्या समझौते करके आए हैं, कौन सा समझौता, उससे कितना डॉलर आएगा, कितने एनर्जी की सप्लाई, क्या मतलब उस सेगमेंट को पूरा ब्यौरा उसका दिया जाता था। लेकिन अब समय बदल गया। देखिए ब्रिक्स की स्थिति मोदी को ही बैठा करके कहा था ना, ब्रिक्स इज डेड, ट्रंप ने। तो शाम खड़ा उसने करके उसने खड़ा। ये बोलने के लिए, आप समझिए ना, ब्रिक्स इज डेड नाउ, ये बोलने के लिए उसने ब्रिक्स में किसको चुना? उसकी देखिए, उसकी पहचान में कमी नहीं है, उसने सही चुना कि इसी के सामने बोल सकते हैं हम, और किसी के सामने नहीं बोल सकते। अगर किसी के सामने बोल सकते हैं तो यही है जिसके सामने बोल सकते हैं कि बोलेंगे और पलट के जवाब नहीं आएगा कि हु आर यू, कैसे तुम समझ में कह ही रहे नहीं हो। आएगा, समझ में जवाब तो तब आएगा जब समझ में आएगा कुछ। तो ठीक है, आपने जो कुछ कहा मेरी समझ में ही नहीं आया तो मैं जवाब क्या दूंगा? ठीक है, सुन लिया। इसीलिए उसने ब्रिक्स, और अमित शाह गलत नहीं बोलते। देखिए अमित शाह की एक बात है कि अमित शाह की बातों का हम सही मतलब समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, ये जरूरी है समझना। अमित शाह मुझे लगता है कि अपनी बातें सही रखते हैं, उसको हम लोग समझ पाए या ना पाए। वो कहते हैं ना कि दुनिया संकट, जब बहुत संकट होता है तो दुनिया मोदी की तरफ देखती है, वाकई देखती है। पता है क्यों देखती है? यार इतना संकट है देखो, फिर भी इसका नौटंकी चालू है। इतने संकट में भी ये देखो सर्कस जारी है। आदमी चौंकता है ना। हम ही लोग कह रहे यार देखो उनके यहाँ इतना मातम है, गमी हो गई, ये हो गया, और देखो उनके फलाना उसका जो भतीजा है वो वहां पर अयासी कर रहा था, घूम रहा था। तो ऐसे ही पूरी दुनिया देखती है कि अरे इतना संकट, और देखो भैया इसे कोई फर्क ही नहीं है। इसलिए देखती है दुनिया, इसलिए देखती है। जरा कुछ अंदर खबरें हैं वो दिखा देते हैं हम आपको, क्या चल रहा है। विदेश मंत्रियों की बैठक, वाकई विदेश मंत्रियों की बैठक, ये जो ब्रिक्स सम्मेलन होता है उससे पहले की ये सबसे बड़ी मीटिंग चल रही है, उससे जस्ट पहले की सबसे बड़ी। इससे पहले 2-3 हो चुकी है, उप विदेश मंत्रियों की और सब मीटिंग हो चुकी है। इससे पहले 7 मई को अभी बताया हेमंत भाई ने कि होर्मुज से गुजर रहे द्वारका के एक और मालवाहक जहाज एमएसवी एएल फैज नूरे सुलेमानी एक भी अमेरिका और ईरान नेवी के बीच फायरिंग का शिकार हुआ था। और आगे चलिए, और आगे चलिए, चेंज करिए, खबरें कम से कम सारी आ जाए। नई दिल्ली में ब्रिक्स ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मौजूदा तनाव के बारे में बात की। देखिए अब्बास अरागची ने मौजूदा तनाव के बारे में बात की। यहां पर अगर ये लिखा होता जयशंकर ने अरागची के सामने बात की तो हम कहते कि हाँ यार देखो अरागची मौजूद थे, तो जयशंकर ने चलो कम से कम इस मौके का लाभ उठाया और अरागची के सामने एक बात रख दी कि भाई ये देखिए आपके उसमें हमारे जहाज शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे ने कुछ नहीं बोला है भाई, हम तो अपनी खबर पढ़ रहे हैं, हमारे देश की बहुत विश्वसनीय भास्कर को हम पढ़ रहे हैं, हम नहीं बता रहे। अरागची ने बात की तनाव के बारे में, और उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर ईरान के खिलाफ गैर कानूनी हमले का आरोप लगाया। आगे चलिए। पिछले 1 साल में अमेरिका और इजराइल ने 2 बार ईरान पर गैर कानूनी हमला किया। हमलों को सही साबित करने के लिए गलत वजह दी गई, जबकि आईएईए और अमेरिकी एजेंसियों की रिपोर्ट उन दावों से मेल नहीं खाती। ईरान और कई दूसरे देश जबरदस्ती दबाव बनाने और युद्ध जैसी नीतियों का सामना कर रहे हैं, जबकि आज की दुनिया में इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। सैन्य कार्रवाई करने वाले देशों को भले ही इससे फायदा दिखे, लेकिन इलाके में तनाव बढ़ने का असर सभी देशों पर पड़ता है। ये अरागची का बयान है भारत में मीटिंग में आकर के। इस मीटिंग में भारत का भी पक्ष अगर होता कि हमारा अपना नफा नुकसान बात कर लेते,
नफा नुकसान कुछ नहीं। अरागची ने बैठ करके ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दिया है, अमेरिका और इजराइल को जलील किया है जिन लॉजिक्स के आधार पर ये भारत के भी लिए, अब मैं नहीं बोलूंगा अपने देश के लिए, लेकिन इसी को कहते हैं कि करारा जड़ना, इसी को कहते हैं। और थोड़ा कुछ होता है, कोई फिजिकली चटाक की आवाज आवे तब नहीं होता कि चटाक की आवाज आएगी तभी होता है। यहां बैठ करके अभी हेमंत भाई ने कहा था ना कि इजराइल और अमेरिका के हम करीबी होते तो उनके जहाज पर अटैक होता तो समझ में आता। यही स्टेटमेंट अरागची का बहुत कुछ बता रहा है। और हम तो बोल के आए थे ना, हमारे प्रधानमंत्री बोल के आए थे ना इजराइल में कि हम हमेशा इजराइल के साथ रहेंगे कोई परिस्थिति हो। तो हमसे ज्यादा करीब कौन गिना जाएगा, हम ही गिने जाएंगे। आगे चलिए, अरागची का और एक स्टेटमेंट दिखा दे, फिर मैं हेमंत भाई के पास चल रहा हूं अगले सवाल के लिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने ओमान तट के पास भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद स्टेटमेंट जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि जहाजों पर हमले मंजूर नहीं और बचाव के लिए ओमान सरकार का धन्यवाद दिया। जहाज पर मौजूद सभी भारतीय क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। स्टेटमेंट में कहा कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना, आम नागरिक क्रू की जान खतरे में डालना और समुद्री व्यापार व आवाजाही में बाधा डालना नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, अगला लाइए, अगला। ये देखिए, ये मैं इंतजार कर रहा था, इसी के बाद चलेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि तेहरान की तरफ से हुर्मुज स्ट्रेट सभी व्यापारिक जहाजों के लिए खुला है अगर वे ईरानी नौसेना के साथ तालमेल बनाकर चलें। ठीक है, बाकी वही है कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में आए थे और हम लोग की निंदा की। बस अब रुक दीजिए, हटा दीजिए, सब हटा दीजिए, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। हेमंत भाई, हमारा जहाज डूबा, हमारे देश में बैठ करके ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी व्यापारिक जहाज पर कोई रोक नहीं है, हमारी नौसेना के साथ बस तालमेल बना। भारत के 41 जहाज, शायद वो कार्यक्रम हम आप नहीं किए थे तो हो सकता है आपको ना, 41 जहाज, ये भारत सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए थे कि 41 जहाज हैं, तो हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि उन जहाजों को वहां पर रुकेंगे, कब तक निकल पाएंगे। वो एक कवायद थी 4-5 दिन पहले, तो उसी में गलती से आंकड़ा आ गया, फूट गया, क्योंकि उसमें बताया था कि टोटल 41 जहाज फंसे हैं, 17 में तेल है, ये है, वो है, बाकी में ये सामान है, वो सारा डिटेल था। 41 जब सीज फायर हुआ है उस वक्त हमारे कुल जहाज वहां पर 16 के करीब बताए जाते हैं कि 16 थे, क्योंकि 25 फंसे थे। 9 युद्ध के दौरान, जब युद्ध चल रहा था, तो आईआरजीसी ने 9 भारतीय जहाज एक एक करके निकलवाए थे उसके साथ कोऑर्डिनेशन। तो 25 में से 9 गए, 16 बच गए। 16, उसके बाद अमेरिकी ब्लॉकेड हुआ, नाकेबंदी, और वो 16 से पहुंच गया 41, 16 से 41 पहुंच गया अमेरिकी ब्लॉकेड। अब अमेरिका ने नाकेबंदी की है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में उस नाकेबंदी को उचित साबित करने के लिए सिर्फ भारतीय जहाज ही रुके कि हाँ, नाकेबंदी हम नहीं जाएंगे भाई, नाकेबंदी है, अमेरिका की नाकेबंदी है। अब ट्रंप को कोई तो उसके दिल को तसल्ली दे कि नाकेबंदी में जहाज रोके हैं, भारत के ही सही 41 जहाज हो गए। हमारे कितना बड़ा फेल्योर है, मतलब इस बात को समझिए, हम इतना क्यों घुमा फिरा रहे हैं। कितना बड़ा फेल्योर है कि वो विदेश मंत्री कह रहा है कि हमारी नेवी से कोऑर्डिनेट करके सब जहाज जा सकते हैं। भाई, इसका मतलब हम कोऑर्डिनेट ही नहीं करना चाहते हैं। हमारे 41 खड़े हैं केवल इसलिए खड़े हैं कि इजराइल और अमेरिका को फील हो कि हम साथ हैं उनके। क्यों खड़े हैं? आशीष भाई, इसको फेलियर नहीं कहते, ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर कहते हैं इसको। और ये पूरे का पूरा घटनाक्रम 28 फरवरी से लेकर के अब तक जो कुछ भी है वो किसी एक बहुत बड़े अप्रत्याशित और अभूतपूर्व डिजास्टर से कम नहीं। जिस तरीके से पूरे मामले में हम कहीं किसी खाते में बचे ही नहीं, तीनों के दोस्त होने के बावजूद। और रही सही कसर कोर्ट में खाज वो हो गया जब पाकिस्तान ने मध्यस्थता शुरू कर दी और श्रीमान जी ने बोल दिया कि हम दलाली नहीं करते। लेजर आंखों वाले जयशंकर साहब जो है ना, बड़े आजकल डिप्लोमेट होते हुए बड़ी, मतलब संघियों से भी बड़ी बातें करते हैं। और जो उन्होंने इस मीटिंग में कहा, वो उसको मैं कोट कर दूं आपके लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। जयशंकर, हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया अंतर्राष्ट्रीय तनाव, युद्ध और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रही है। हार्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही
वैश्विक आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। भाई साहब, आप यहाँ कह रहे हो, एक बार प्रधानमंत्री जी के माई फ्रेंड डोनाल्ड को भी कहलवा दो ना। ये असली ब्लॉकेड तो उसने कर रखा है। आईआरसीसी ने तो फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे युद्ध के दौरान भी भारत के गैस और तेल के टैंकर निकलवाए थे वहां से। अब तो जो काउंटर ब्लॉकेड है, पहले इनका ब्लॉकेड और उसके बाद अमेरिका का ब्लॉकेड, अब तो जहाज उसमें फंसे हुए हैं। बात कर लो। आज आपने खबर देखी, अमेरिका को फिर चिट्ठी लिख दी कि रूस से सस्ता तेल खरीदने की अनुमति दी जाए। हाँ, क्या समझे, क्या समझे आप? भारत के पॉमेरियन नहीं बता रही है, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है। इसको डंका कहते हैं आपके यहाँ, कि आशीष भाई अपने घर की जरूरत की चीज किससे लाएंगे, ये उनको किसी से पूछनी पड़ती है। और उसके बाद विश्वगुरु भी वही है, महाबली भी वही है, 56 इंची भी वही है, डंकापति भी वही है, और सब कुछ वही है। केवल कल्पना कीजिए, 1947 से लेकर 2026 तक भारत ऐसा कम था। केवल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आज तक जो भारत के साथ अमेरिका का व्यवहार हुआ है, क्या कोई अपने सॉवरेनिटी के उस पर ऐसा कोई समझौता करता है क्या? कोई देश, एक देश का नाम बता। और उसके बावजूद क्या बकवास करते फिर रहे हैं सभी, क्या क्या बातें करते हैं? क्या कह रहे थे मोहन भागवत कि विश्वगुरु तो भारत को बनना ही होगा, है? संत बनाएंगे विश्वगुरु। एक संत तो बिठा रखा है तुमने, और कितने संत बिठाओगे भाई? कुल मिला के आशीष भाई, इस देश की कूटनीति, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश का रुपया, हर चीज रसातल में जा चुकी। इस देश का गौरव, इस देश की सॉवरेनिटी इतने बड़े चैलेंज में कभी नहीं थी आजादी से लेकर अब तक के इतिहास में। केवल आप इसको कह सकते हो, लेकिन डिजास्टर को सेलिब्रेट करने के लिए जितनी शर्मनिरपेक्षता चाहिए, उससे ज्यादा इनके सिस्टम के अंदर भी है, इनके मीडिया के अंदर भी है, इनकी सरकार के अंदर, इनके पीआर मशीनरी के अंदर, इनके आरएसएस के अंदर, हर चीज के अंदर। सबसे बड़े दुख की बात यह है, और देश में इन सवालों पर कोई चर्चा नहीं हो रही। मेरे और आपके लिए इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है, जो हमें इस पे बात करनी पड़ रही है। वरना तो ये काम तो वो बड़े बड़े जो दिल्ली में फिल्म सिटी में आपने खोल रखे हैं, उनका काम था। वो सुबह से शाम तक ढोल बजा रहे। उनके पास दिस इज द मोस्ट unfortunate and unprecedented situation. It's a diplomatic disaster which is complete in every sense of the word. ये पता नहीं, देखिए कब तक देखना पड़ेगा ये दिन, और कब तक इसे बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी, कब इसका कोई मतलब अंजाम होगा। कोई अंजाम हो, कम से कम जो कुछ होना है जल्दी हो जाए। हम तो ये चाहते हैं जो होना है जल्दी हो जाए। इजाजत दीजिए हमें, क्योंकि खबरें और भी हैं, महत्वपूर्ण कुछ खबरें हैं, वो भी लेकर आशीष भाई एक अपडेट दे दूं। अभी अभी जब मैं बात कर रहे, 1 मिनट पहले अपडेट आया है। अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ ब्रिक्स एकजुट हो, ईरान ने कहा। अभी अभी विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में, मैं कोट कर दूं, नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ हमारा विरोध कोई नई बात नहीं है। हम में से बहुत से लोगों को उसी जोर जबरदस्ती ने अलग अलग रूपों का सामना करना पड़ता है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर आगे बढ़े और ये साफ कर दें कि ऐसी हरकतें इतिहास के कूड़ेदान में ही जानी चाहिए। उन्होंने कहा, आज हमारे देश पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं और हम उस बड़े खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। इतिहास बताता है कि जब कोई ताकतवर देश कमजोर पड़ने लगता है तो वह खुद को बचाने के लिए हर हद पार कर देता है। आज अमेरिका वही कर रहा है। अच्छा, ये अभी तो बहुत महत्वपूर्ण खबर आपने बताई, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद वहां फिर जयशंकर बैठे कि वहां से निकल गए कि ये ना कहीं पे आगे बताना पड़े कि जब ये बोल रहा था रागची तो तुम वहां बैठे कैसे थे। बाद में कहे, सर मैं उस समय चला गया था 1 नंबर के लिए, सर मैं मॉनिटर से पूछ के गया था 1 नंबर के लिए, सर उस समय जब वो वाला सवाल पूछा गया था, बताया गया था, तो मैं क्लास में ही नहीं था इसलिए मिस कर गया। मतलब ये भी एक्सक्यूज हो सकता है कि मैं था नहीं वहां पर। बताइए, बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है। और इस बात पर, अरागची के इस डिमांड पर, देखिए हमारी सदियों पुरानी और सहस्त्राब्दियों पुरानी दोस्ती को भी किनारे रख दीजिए, अरागची के इस मांग पर एक भारतीय के रूप में 100% सहमति मेरी है। सबसे ज्यादा वो ईरान से ज्यादा हमको बेइज्जत कर रहा है भाई। ईरान तो उसके गाल लाल कर दिया है, ईरान तो उसका गाल लाल कर दिया है। ईरान छोड़ो, सबसे ज्यादा दुनिया में बेइज्जत कर रहा है तो हमें कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को अपमानित करता है। हमारा प्रधानमंत्री, हम उससे 10 सवाल पूछें, जो करना है करें।
हम उससे सवाल पूछें, हम कड़वे सवाल पूछें, मीठे पूछें, आम चूस के खाने वाला पूछें, या जैसे हम लोग पूछते हैं वैसा पूछें, जो पूछें, हमारा प्रधानमंत्री है। मेरा नहीं है रूबिका लियाकत जिसे, हमारा है देश का। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसे अपमानित करे कि हम इसका करियर खराब कर देंगे। अरे दम है तो करके दिखाओ करियर खराब, चुनौती देते हैं, हमारी चुनौती स्वीकार करो, दम है तो खराब करके दिखाओ करियर, बता दो क्या क्या है ऐसा तुम्हारे पास। तो ये अधिकार नहीं है आपको। ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। अगर किसी देश में आज ही देखिए, आज ही का अभी हेमंत भाई ने बताया कि रूस से तेल खरीद लें उसके लिए अमेरिका से परमिशन मांगा है भारत ने। तो आरागची का स्टेटमेंट कितना सही है। ऐसा दादा चाहिए क्या दुनिया को। बिल्कुल सही, बहुत आखिर में बहुत बढ़िया खबर जोड़ा आपने, ये ताजा अपडेट। हालांकि ये खबर तो अलग से करने लायक है, लेकिन कम से कम इस वीडियो में चला जा रहा है, ताजा अपडेट है। तो इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं बाकी अपडेट्स के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।